नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी में। हम राजपूत वंश के उत्पत्ति को देख चुके हैं, उससे संबंधित सारे सिद्धांतों को हम देख चुके हैं। किस प्रकार से राजपूत वंश से संबंधित जो सिद्धांत हैं वह काम करते हैं राजपूत वंश की उत्पत्ति के पीछे। इसके अलावा जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जो आर्थिक परिस्थितियां हैं और कृषि व्यवस्था में जो परिवर्तन हो रहा था, उस परिवर्तन के कारण किस प्रकार से राजपूत शक्ति उदित हुई, वह सब कुछ हम समझ चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम बहुत शॉर्ट में समझेंगे कुछ प्रमुख राजपूत वंशों को, जिसमें चाहमान, चंदेल, परमार, चालुक्य, बघेल, कलचुरी, गुहिल, कच्छपगात, कछवाहा, राठौड़, भट्टी और देवड़ा चौहान। इनके विषय में बहुत थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे। जितने भी ये राजपूत वंश हैं, इनसे संबंधित हम डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे, मतलब एक एक राजपूत वंश पर अलग से हम वीडियो लाएंगे। आपको बेसिक समझना है इन राजपूत वंशों के विषय में कि कैसे त्रिकुटीय जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष के बाद यह राजपूत शक्तियां उदित हो रही थी अपने अपने क्षेत्रों में। यह दरअसल आने वाले वीडियोस का रेफरेंस होगा एक तरह से, क्योंकि जब आप इसको समझ लेंगे तब आप ठीक से समझ पाएंगे इन वंशों के डिटेल्स को, जब हम आगे उसको वीडियोस में करेंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए जानते हैं प्रमुख वंशों के विषय में जो त्रिकुटीय संघर्ष के बाद उभर कर आए। हम देख रहे थे त्रिकुटीय संघर्ष। अब यह त्रिकुटीय संघर्ष क्या था, बहुत शॉर्ट में इसको रिकैप कर लेते हैं। तो कन्नौज की गद्दी पर हर्षवर्धन का शासन था। हर्षवर्धन का काल हमने देखा था। तो दरअसल जो कन्नौज की गद्दी है, इसी गद्दी के लिए युद्ध हुआ बाद में। तो जब कन्नौज की गद्दी से हर्षवर्धन का शासनकाल समाप्त हुआ, तो इसी के लिए त्रिकुटीय संघर्ष प्रारंभ हुआ। इसमें प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट तीनों शासक आपस में लड़ रहे थे। और बाद में हम देखते हैं कि गुर्जर प्रतिहार कुछ हद तक इसमें सफल हो जाते हैं, मतलब अंतिम रूप से जो सफलता मिलती है वो कहीं ना कहीं गुर्जर प्रतिहारों को मिलती है। राष्ट्रकूट अपनी आंतरिक समस्याओं के कारण पीछे हट जाते हैं। यह सब कुछ हम देख चुके हैं, लेकिन आप रिकैप के लिए देख लीजिए। इसके बाद क्या होता है, 8वीं शताब्दी में जो प्रतिहार राजा है नागभट्ट, इसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया और कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहार की शाखा स्थापित हो गई। और जैसा मैंने अभी बताया कि जो राष्ट्रकूट हैं वह अपने आंतरिक विद्रोह के कारण इस संघर्ष से पीछे हट गए, या इस संघर्ष में कहीं ना कहीं पिछड़ गए। इसके बाद हम देखते हैं कि जो नागभट्ट है उसका उत्तराधिकारी हमको भोज प्रथम मिलता है 836 से 885 ईस्वी तक, जो कि नागभट्ट का पौत्र था। मतलब उत्तराधिकारी कौन है, भोज प्रथम, और यह पौत्र है किसका, नागभट्ट का। इसने क्या किया, जो गुर्जर भूमि है अर्थात जो जोधपुर और मारवाड़ की भूमि है, वहां पर अपना अधिकार बहाल किया। इसके साथ जो गुर्जर प्रतिहार है, इन्होंने उज्जैन में भी अपनी सत्ता स्थापित की और मालवा को एक प्रमुख राजनीतिक और शहरी केंद्र के रूप में विकसित किया। फिर आता है काल 10वीं शताब्दी का और प्रतिहार वंश का पतन हो जाता है। इससे जो स्वतंत्र सामंत हैं वह उभर कर आते हैं। हमने बहुत डिटेल से इसकी चर्चा की है कि कैसे प्रतिहार साम्राज्य समाप्त होता है या अपनी पतन की ओर जाता है। उससे जो वैक्यूम क्रिएट होता है सामंती व्यवस्था के तहत, उसने स्वतंत्र सामंतों की उत्पत्ति के मार्ग को प्रशस्त किया। वह पूरा घटनाक्रम हम समझ चुके हैं। अब देखिए, स्वतंत्र सामंत आपके आ रहे हैं और नई नई शक्तियां स्थापित हो रही हैं। इसमें चालुक्य, चंदेल, चाहमान, गहड़वाल, परमार, कलचुरी, गुहिल, ये सारे अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित होते हैं। एक एक वंश को हम बहुत शॉर्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले चाहमान। चाहमानों के विषय में अगर हम देखें तो इनकी कई सारी शाखाएं हमको मिलती है। कुछ अवंती के और कुछ कन्नौज के जो प्रतिहार हैं, इनके सामंत थे। अब आप समझेंगे कि जितने भी ये नए राज्य उभरेंगे या जितने भी यह नए वंश उभरेंगे, यह कहीं ना कहीं गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे या राष्ट्रकूटों के सामंत थे। तो दो शक्तियां थी, गुर्जर प्रतिहार या राष्ट्रकूट। दोनों में से किसी एक के सामंत होंगे जो ये नई शक्तियां उभरेंगी, मतलब मोस्टली शक्तियां। तो चाहमान अगर हम देखें तो गुर्जर प्रतिहारों के ये सामंत थे। और हम देखते हैं कि 750 से लेकर 950 ईस्वी के दौरान जो चाहमानों द्वारा शासित क्षेत्र था, मतलब जिस क्षेत्र पर चाहमान शक्ति या चौहान शक्ति उदित हुई, वह क्षेत्र प्रतिहार प्रभुत्व का हिस्सा था। मतलब वह प्रतिहार साम्राज्य के अंतर्गत था। प्रतिहार साम्राज्य कमजोर पड़ा और उसके बाद चाहमान साम्राज्य विकसित हुआ। तो यह घटनाक्रम कब का है, 950 ईस्वी के बाद का, जब प्रतिहार साम्राज्य कमजोर पड़ गया। 973 में चाहमान स्वतंत्र हो गए और इन्होंने स्वतंत्र शाखा की स्थापना की। इनकी जो मुख्य शाखा है यह संपाल दक्ष या जंगलादेश के नाम से
प्रसिद्ध है। मतलब संपाल दक्ष के चौहान या जंगलादेश के चौहान, इस नाम से यह प्रसिद्ध है। और इनके एक राजा हैं अजय राज, जिन्होंने स्थापित किया था अजय मेरू को। तो अजय मेरू एक नगर है जिसको आधुनिक रूप से अजमेर के रूप में जाना जाता है। यही इनकी शक्ति का केंद्र था। बाद में यह अपनी शक्ति दिल्ली तक भी बढ़ाएंगे। तो अजमेर इनकी शक्ति का केंद्र है। अजय राज ने इसको स्थापित किया है। इसका पुराना नाम क्या है? अजय मेरू। तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं मोहम्मद गौरी से, और यह चाहमान शक्ति के पतन का कारण बनता है, या चाहमान शक्ति की अवनति का हमको प्रमुख कारण मिलता है। ये जो आपका चाहमान वंश है, इसके समय इसके पड़ोसी राज्य भी हमको मिलते हैं या पड़ोसी वंश भी हमको मिलते हैं, जिसमें गहड़वाल, चालुक्य, चंदेल। और जाहिर सी बात है कि जो ये पड़ोसी क्षेत्र के लोग हैं या पड़ोसी वंश के लोग हैं, इनसे क्षेत्रीय विस्तार के कारण या अपने शासन क्षेत्र को बढ़ाने के कारण इनसे युद्ध लगातार होंगे, इनसे शत्रुता हमको देखने को मिलेगी। इसके साथ हम यह भी देखते हैं कि जो चाहमान वंश है, यह आंतरिक रूप से भी लड़ रहा था। मतलब इनके अंदर के जो वंशज हैं, वह वंशज भी आपस में लड़ रहे थे कि उत्तराधिकारी कौन होगा, किसको उत्तराधिकार मिलना चाहिए, किसको कौन सा किला मिलना चाहिए। उन सारी चीजों के लिए यह आपस में भी लड़ रहे थे। एक प्रमुख कारण यह भी है इनके पतन के पीछे। तो बहुत बेसिक से हमने समझ लिया कि चाहमान वंश किस प्रकार से था। डिटेल में हम समझेंगे आने वाली वीडियोस में, जब हम एक एक राजा को देखेंगे, उनसे संबंधित प्रमुख उपलब्धियों को देखेंगे, वह डिटेल में हम कवर करेंगे। अभी आप बहुत बेसिक में समझ लीजिए कि त्रिकुटीय संघर्ष के बाद किस प्रकार से ये शक्तियां उदित हुई। उसके बाद हम देखते हैं चंदेल शासकों को। यह भी गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे और 10वीं से 13वीं शताब्दी तक इन्होंने मध्य भारत के क्षेत्र पर अधिकार किया। यह आपका मध्य भारत का क्षेत्र है जहां पर इनका अधिकार है, यह आप देख पा रहे हैं। तो अहिशत्रक प्रमुख क्षेत्र है और कालिंजर, यह भी इनका एक प्रमुख क्षेत्र था। इनके क्षेत्र को जेजाक भुक्ति के नाम से भी जाना जाता है और यह आधुनिक बुंदेलखंड का क्षेत्र है। हम जब देखेंगे इस चंदेल वंश के विषय में डिटेल से, तब हम समझेंगे कि जो ये जेजाक भुक्ति नाम है, यह नाम भी इसके वंशज के आधार पर ही पड़ा है। मतलब इसी के वंश का एक व्यक्ति है जिसके नाम पर हमको जेजाक भुक्ति मिलता है। हम समझेंगे, आप अभी बेसिक समझिए कि चंदेल वंश कैसे उदित हो रहा है गुर्जर प्रतिहारों के बाद, और शासन क्षेत्र क्या है, क्या टाइम फ्रेम है, जिससे आपको बेसिक आइडिया लग जाए। और खास करके जब हम डिटेल में किसी वंश को पढ़ेंगे तो उसके आसपास के जो वंशज हैं उनके विषय में भी हमारी जानकारी बरकरार रहे कि आसपास के क्षेत्र में यह वंश भी है, जिससे आपको इंटरकनेक्ट करने में काफी आसानी होगी। तो चंदेल शासकों का जो प्रमुख क्षेत्र है, इसमें कालाजंद, खजुराहो, महोबा, अजयगढ़, यह सब कुछ हमको मिलता है और यही इनके शासन का प्रमुख केंद्र है। फिर हम देखते हैं परमार शासकों को। जो ये परमार शासक हैं, यह शुरुआती रूप में गुर्जर प्रतिहारों के या राष्ट्रकूटों के सामंत थे। इनके विषय में कुछ अलग व्याख्याएं हमको मिलती है। पहली चीज तो यह स्वयं को बहुत पुराना बताते हैं, लक्ष्मण के वंश से खुद को कनेक्ट करते हैं। इसके साथ कुछ जगहों पर हमको मिलता है गुर्जर प्रतिहार के सामंत हैं, कुछ जगहों पर हमको मिलता है कि राष्ट्रकूट वंश के सामंत हैं, कुछ जगहों पर हमको मिलता है कि यह राष्ट्रकूट वंश के ही लोग हैं। तो वह डिटेल भी हम देखेंगे, लेकिन अभी आप समझिए कि या तो यह गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हैं या यह राष्ट्रकूटों के सामंत हैं। और कहां पर है? गुजरात और मालवा के क्षेत्र में। तो जब त्रिकुटीय संघर्ष हुआ उस समय ये परमार शासक उभर कर आते हैं। मतलब अपनी शक्ति को उस समय यह दिखाते हैं, क्योंकि दो गुट लड़ रहे हैं। जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, उस वैक्यूम का इन्होंने फायदा उठाया उस क्षेत्र विशेष में और एक नई शक्ति के रूप में उदित हुए। इनका जो प्रमुख क्षेत्र है, यह आधुनिक उज्जैन शहर, धार का क्षेत्र, भिलसा, भोजपुर, शेरगढ़, उदयपुर, मांडू, देवलापुर, ये सारे इनके प्रमुख क्षेत्र हैं। और इसमें आप ध्यान रखेंगे धार को और उज्जैन को। धार इनकी राजधानी थी, तो यह भी आप ध्यान रखिए। तो आप देखिए परमार शक्ति का क्षेत्र है। आप कई बार मैप्स में देखेंगे कि इनके क्षेत्र आपस में ओवरलैप करेंगे। मतलब एक ही क्षेत्र को एक मैप में किसी दूसरी शक्ति के पास और दूसरे मैप में किसी दूसरी शक्ति के पास दिखाया जाएगा। दरअसल यह समय काल का अंतर होता है। हो सकता है कि इस छोटे से भाग पर किसी अन्य वंश का शासक हो जाए, जैसे चंदेलों का शासक मान लेते हो जाए, तो चंदेलों के मैप में इस क्षेत्र को चंदेल शासक के अंतर्गत दिखाया जाएगा। लेकिन जब परमार शक्ति देखेंगे तो हम देखते हैं उत्कर्ष इनका, कि सबसे टॉप लेवल पर या अपनी शक्ति के उत्कर्ष पर इनका शासन क्षेत्र कहां तक है। तो उससे यह मैप डिसाइड हो रहा है। तो आप समझ के रखिएगा कि आसपास के क्षेत्र में कौन सी शक्तियां हैं और किस तरह से इनके क्षेत्रों को लेकर आपस में विवाद होंगे। फिर हम देखते हैं चालुक्य वंश को।
यह वंश गुजरात और काठियावाड़ के क्षेत्र में शुरुआती दौर में हमको मिलता है और यह भी गुर्जर प्रतिहारों के ही सामंत थे। इंद्र तृतीय क्या है? यह राष्ट्रकूट वंश का राजा है और इस इंद्र तृतीय ने प्रतिहार शक्ति पर आक्रमण किया था और इस आक्रमण के कारण चालुक्य की शक्ति ने इसका लाभ उठाया और बाद में क्या होता है कि राष्ट्रकूट भी अपनी आंतरिक दुविधाओं के कारण, आंतरिक समस्याओं के कारण कमजोर पड़ जाते हैं और इसका भी लाभ उठाते हैं कौन? चालुक्य शासक, और नई शक्ति के रूप में उदित होते हैं। खास करके जब राष्ट्रकूट शासकों में कृष्ण तृतीय इसकी मृत्यु हो जाती है तो ये क्या करते हैं, जो सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र है उसमें अपनी विरासत या अपनी रियासत स्थापित करते हैं। तो यह आप देखेंगे चालुक्य वंश का क्षेत्र हमको मिलेगा, एक बड़े विस्तृत क्षेत्र पर यह शासन व्यवस्था को संभालते हैं। इनके साथ हम यह भी देखते हैं कि 940 से 1244 के बीच इन्होंने गुजरात के और राजस्थान के भी कुछ हिस्सों पर शासन किया। इनकी राजधानी क्या थी? अहिलावाड़ा या आधुनिक पाटन। तो अहिलावाड़ा इनकी राजधानी हमको मिलती है। फिर हम देख लेते हैं बघेल शासकों को या वघेल शासकों को। 13वीं शताब्दी के दौरान जो ये आपके वघेल शासक है, इन्होंने अनिहलवाड़ा पर शासन किया। तो अनिहलवाड़ा और इसके अलावा गुजरात, इन दोनों क्षेत्र पर इनका शासन था। राजधानी इनकी क्या थी? ढोकला। और इन्होंने क्या किया? एक प्रमुख चीज मिलती है दिलवाड़ा का जैन मंदिर या दिलवाड़ा का जो मंदिर है उसका निर्माण इन्होंने करवाया और इनके दो मंत्री थे, एक वास्तुपाल और दूसरा तेजपाल। तो जो दिलवाड़ा का मंदिर है उसका निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल ने करवाया था, जो कि वघेल वंश से संबंधित है। बहुत फेमस मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत भव्य मंदिर यह बना हुआ है। फिर आते हैं आपके कलचुरी। कलचुरियों के विषय में देखें तो यह भी हमको गुर्जर प्रतिहारों के सामंत मिलते हैं। इनकी एक शाखा बहुत फेमस है जिनको कहा जाता है चेदी या त्रिपुरी के कलचुरी। अब देखिए, जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे विभिन्न शाखाएं उत्पन्न हो रही हैं अलग अलग क्षेत्रों में और अपनी शक्ति को स्थापित कर रही हैं, उसी क्रम में जो कलचुरी के शासक हैं इनकी जो शाखा है त्रिपुरी की और चेदी की, मतलब चेदी की या त्रिपुरी की जो शाखा है वह शाखा हमको सबसे फेमस मिलती है। तो इन्हीं के नाम से इनको जाना जाता है। मतलब जब भी हम कलचुरियों को पढ़ते हैं राजनीतिक व्यवस्था के रूप में, तब हम त्रिपुरी की कलचुरियों को पढ़ते हैं। इनकी राजधानी क्या है? त्रिपुरी, और यह जबलपुर का क्षेत्र है। इससे पहले जो कलचुरी शासक हैं इनका केंद्र क्या था? गोरखपुर। और बाद में जब गढ़वाल शक्ति का उदय हुआ तो इसने कलचुरी की शक्ति को कमजोर कर दिया और इनकी शक्ति एक सीमित क्षेत्र में सिमट के रह गई। बाद में जब गढ़वाल शक्ति कमजोर पड़ी तो कलचुरियों ने क्या किया? अपना प्रभाव क्षेत्र फिर से बढ़ाया और प्रयाग से लेकर बनारस तक के क्षेत्र तक इनका शासन हमको दिखता है। और धीरे धीरे जब ये और विस्तार करने लगेंगे तो जो परमार शासक हैं, जो पाल शासक हैं, उनके साथ इनका संघर्ष हमको नजर आता है। तो कलचुरी साम्राज्य किस प्रकार से विकसित हो रहा है यह आप समझ रहे हैं। फिर हम देखते हैं गुहिल। यह भी गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हैं। 12वीं शताब्दी में मेवाड़ में इन्होंने अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया। इनमें एक बहुत फेमस राजा है रावल रतन सिंह। आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, उसमें जो राजा है राजा रतन सिंह या रावल रतन सिंह, वह इसी वंश से संबंधित है। इस शक्ति का जो अंतिम शासक है वह हमको मिलता है महाराणा हम्मीर, और इसने जो चित्तौड़ का किला था जिसको रावल रतन सिंह हार गए थे, उस किले को पुनः प्राप्त करने का गौरव प्राप्त किया। इसने महाराणा हम्मीर ने। और बाद में हम्मीर ने एक नए वंश की स्थापना की जिसे कहा जाता है सिसोदिया वंश। तो सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की थी? हम्मीर ने। यह वंश मूलतः किससे कनेक्टेड है? गुहिल से। और रावल रतन सिंह इसके हमको राजा मिलते हैं। इनका प्रभाव क्षेत्र क्या है? ग्वालियर, रायसेन, चंदेरिया, कालपी, मेवाड़, अंबर, इन सारे क्षेत्रों में इनका प्रभाव हमको दिखता है। फिर आते हैं आपके कच्छपघात। कच्छपघात के विषय में अगर हम देखें तो यह भी हमको गुर्जर प्रतिहारों के सामंत मिलते हैं। कन्नौज का जो शासक है उसको इन्होंने हराया था और उसके बाद जो ग्वालियर का किला है मध्य प्रदेश में, वहां पर अपना शासन स्थापित किया था। 10वीं और 11वीं शताब्दियों के दौरान हम देखते हैं कि जो पूर्वी राजपुताना क्षेत्र था और जो ग्वालियर का निवास का क्षेत्र था, वहां पर कच्छपघात की हमको 3 स्वतंत्र शाखाएं मिलती हैं, जिसमें हमको कर्मकुंड के कच्छप वहां मिलते हैं जो चंदेल शासकों के अधीन थे और शाही उपाधि लेकिन यह नहीं धारण करते थे, मतलब चंदेल शासकों के अधीन ही यह बने रहे। अब हम देखते हैं जो पश्चिमी भारत का क्षेत्र है, जो उत्तर पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है, जो मुख्यतः फेमस है किसके लिए? राजपूत वंश के लिए। वहां पर क्या स्थिति है? तो वहां हम देखते हैं कि मुस्लिम आक्रमण होते हैं,
इसके कारण जो राजपूत वंश है इनका क्षेत्र सीमित हो जाता है और मुख्यतः यह राजस्थान की संरक्षित भूमि में शरण ले लेते हैं। और यह जो क्षेत्र है राजस्थान का, यह रेगिस्तान से भरा है। पहाड़ी क्षेत्र हमको यहाँ पर मिलते हैं जो इनकी प्राकृतिक सुरक्षा का काम कर रहे थे। तो जब मुस्लिम आक्रमण होते हैं तो राजपूत शक्ति सिमटती है कहां पर, राजस्थान के क्षेत्र में, और यह पहाड़ी क्षेत्रों से और रेगिस्तान क्षेत्रों से अपने साम्राज्य की सुरक्षा करता हुआ हमको मिलता है। जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें रवेड़, बाड़मेर, सोजल, मंडोर, जालोर, भीनमाल, महेवा, सिहोरी और अबू जैसे कई स्थान हमको मिलते हैं। और इन स्थानों पर हमको घीला, पमार, चौहान, सोनीगारा, सोलंकी, परमार, देवड़ा, ये सारे राजकुमार मिलते हैं जिन्होंने अपनी रियासत स्थापित की थी। तो कई क्षेत्र हैं और उनमें हमको कई वंश मिलते हैं जो अपनी राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करते हैं। कुछ प्रमुख राजवंश अगर हम देखें जो इस क्षेत्र में हमको मिलते हैं तो राठौर इसमें बहुत फेमस है, भट्टी बहुत फेमस है, देवड़ा चौहान बहुत फेमस है और कच्छप गाद इसमें बहुत फेमस है। तो इस तरह से जो पश्चिमी और उत्तर पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है वहां पर किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं वह हम समझ पा रहे हैं। फिर हम देख लेते हैं राठौड़ को। राठौड़ के विषय में देखें तो महिला वंश का एक राजा था जिसका नाम था प्रताप सिंह, और इसने क्या किया, रवेड़ को पराजित किया और पराजित करने के बाद एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर आया। बाद में पाली, रवेड़, भद्राजन, कोंडाना, कोंडाना आप जरूर याद रखिएगा शिवाजी से कनेक्टेड होता है, महेबा या मल्लानी, बाड़मेर, पोखरण, जैतारण, सिवाना और नागपुर जिले, और इसके अलावा जो बीकानेर का क्षेत्र है वहां पर इनका शासन हमको दिखता है। और इनका प्रमुख राजा हमको मिलता है राव गंगा, बहुत फेमस है राठौर शक्ति में। तो राव गंगा की मृत्यु होती है 1519 में, और उस समय तक हम देखते हैं कि राठौर शक्ति एक प्रमुख भूमिका में रहती है। फिर हम देख लेते हैं भट्टी को, जो कि उत्तर पूर्वी राजस्थान में यह एक जनजाति राजपूत हैं। 12वीं शताब्दी के दौरान इनकी गतिविधियां विकसित होती हैं और यह जैसलमेर के क्षेत्र तक अधिकार करते हैं। फिर हम देखें देवड़ा चौहान को, तो जो सिहोरी का क्षेत्र है यही हमको देवड़ा चौहान से कनेक्टेड मिलता है। फिर हम देखें कच्छप गाद को, तो इनकी जो एक शाखा है उसने धूधर पर शासन किया। धूधर क्या है, अंबेर और जो जयपुर का क्षेत्र है या जो सवाई जयपुर क्षेत्र है वहां पर जो शेखापट्टी है वहां पर इन्होंने शासन व्यवस्था स्थापित की। इनमें हमको यह दिखता है कि जो कच्छप गाद वंश के शासक हैं इन्होंने मीनाओं को या मीना वंश के लोगों को वहां से खदेड़ दिया था और अपनी शासन व्यवस्था स्थापित की थी। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे जो विभिन्न राजपूत वंश के लोग हैं वह स्थानीय शक्ति के रूप में उभर कर आते हैं और बाद में एक प्रशासनिक नियंत्रणकर्ता की भूमिका में हमको मिलते हैं। आपको एक शब्द मिलेगा राजपूतीकरण, या जो राजपूत वंशों का प्रसार है एक विचारधारा के रूप में हमको मिलेगा जिसे कहा जाएगा राजपूतीकरण। तो इस राजपूतीकरण को हम समझ लेते हैं। हम देख रहे थे राजपूत वंश के बहुत सारे राजा बन रहे थे, स्वयं को राजपूत वंश से कनेक्ट कर रहे थे, तो इससे एक विचारधारा फैल जाती है राजपूत वंश की, यह शासन व्यवस्था के प्रमुख हैं और इससे राजपूतीकरण हमको दिखता है उस पूरे क्षेत्र विशेष का। इसमें क्या हो रहा है, जो नए क्षेत्र में कबीले हैं यह राजपूत शक्ति के साथ जुड़ रहे हैं और उपकुलों का निर्माण कर रहे हैं। हमने वैवाहिक संबंध देखे थे कि कैसे वैवाहिक संबंधों के माध्यम से विभिन्न राजपूत वंश उदित हो रहे हैं। तो जो कबीले हैं यह भी खुद को कनेक्ट करेंगे किससे, राजपूत वंश से, और इस तरह से पूरी व्यवस्था के रूप में हमको राजपूतीकरण दिखता है। जब हम इनके विस्तार को देखते हैं तो इन्होंने क्या किया, जो विस्तारित क्षेत्र है उनके तत्वों को समाहित किया, मतलब जो वहां की विशेषताएं हैं वह हमको देखने को मिलती है जिस क्षेत्रों में इन्होंने अपना शासन क्षेत्र विस्तारित किया। लेकिन इसके साथ हम यह भी देखते हैं कि जो राजपूत शक्ति है या जो राजपूत वंश के लोग हैं यह अपने मूल तत्वों को भी बनाए हुए हैं, मतलब जो इनका बेसिक फाउंडेशन है या जो इनके बेसिक चीजें हैं उनको यह अपने साथ जोड़े रखती हैं। हालांकि जिस क्षेत्र विशेष पर यह शासन करते हैं वहां की भी परंपराओं को, वहां की भी चीजों को अपनाते हैं, लेकिन अपने मूल तत्वों के साथ। इसके साथ हम देखें एक विचारधारा के रूप में जो राजपूत शक्ति का क्षेत्र है, राजपूत संस्कृति का जो क्षेत्र है वह हमको विकसित हुआ मिलता है और एक तंत्र बन जाता है धीरे धीरे जो राजपूत विचारधारा से कनेक्टेड है और राजपूत शक्ति से कनेक्टेड है या राजपूत संस्कृति से कनेक्टेड है, और इसी को कहा जाता है राजपूतीकरण। तो एक पूरा क्षेत्र बन जाता है जिसमें हमको राजपूती विचारधारा मिलती है, राजपूती संस्कृति मिलती है, राजपूत तत्व मिलते हैं। तो इससे हम समझ पाते हैं
यह एक पूरी राजपूतीकरण की व्यवस्था है। इसके साथ हम देखते हैं कि शक्ति के नए नए केंद्रों का जन्म होता है। जो राजवंश हैं वह बाहर की ओर गतिशील हो रहे हैं। मतलब जैसे आप समझिए कि एक राजवंश है और इस राजवंश में कई सारे राजकुमार हैं। अब ये राजकुमार नए नए क्षेत्रों पर अधिकार करेंगे और जब यह नए क्षेत्रों पर अधिकार करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, जो विस्तार है वह हमको बढ़ता हुआ मिलेगा। मतलब एक बड़े क्षेत्र में शासन व्यवस्था स्थापित हो जाएगी। तो बाहर की उनकी गतिशीलता हमको मिल रही है। इससे नए शासकों का, नए परिवारों का जन्म हो रहा है। जैसे जो मेवाड़ के गुहिल हैं वह इसी तरह की व्यवस्था हमको दिखाते हैं। जो परमाणु की एक मुख्य शाखा है वागध शाखा, वह भी हमको दिखती है कि वह किस प्रकार से विकसित हुई है। वागध शाखा का हम उदाहरण देख लेते हैं, जो कि परमाणु की मुख्य शाखा थी और विकसित हुई अन्य क्षेत्रों में। हम देखते हैं कि जो वागध शाखा है इसका अस्तित्व हमको 9वीं सदी के प्रथम दशक से ही मिलने लगता है। इनका एक राजा है उपेंद्र परमार और उसके बाद जो इनका पुत्र है उसने क्या किया, बसवारा और डुगरुपुर क्षेत्र में एक सामंत के रूप में शासन व्यवस्था को पहले संभाला। फिर क्या हुआ, बहुत लंबे समय तक जो ये शाखा है वागध शाखा, यह चामानों के वफादार सामंत के रूप में शासन करती रही या प्रशासनिक व्यवस्था में बनी रही। इनका एक शासक आता है जिसको कहते हैं चामुंडा राज। इसने क्या किया, स्वयं को परमारों से अलग किया और 11वीं सदी के उत्तरार्ध में यह एक स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित हो गया। हालांकि हम देखते हैं कि जो चामुंडा राज है इसके बाद इस वंश का उत्तराधिकारी कौन है, इसके विषय में हमको कोई खास जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन एक चीज हमको मिलती है कि एक नए वंश की स्थापना हुई है जो वागध शाखा का विस्तार है। तो परमारों की एक शाखा है, इसकी एक शाखा निकल कर आती है वागध के रूप में। पहले यह सामंत है परमारों के और बाद में एक स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित हो जाते हैं। चामुंडा राज के बाद हम देख रहे हैं कि उत्तराधिकारी हमको नहीं कोई मिल रहा है। लेकिन 3 दशक के बाद, 3 दशक मतलब लगभग 30 सालों के बाद हम देखते हैं कि एक अन्य शासक हमको मिलता है इस वागध क्षेत्र में, या हम कहें इस वागध शाखा में, जिसका नाम है शूरपाल। तो शूरपाल नामक एक शासक हमको मिलता है। तो आप समझिए होता क्या था, जब सामंत कमजोर होते थे तो यह सामंत के रूप में या किसी शासन व्यवस्था के अंतर्गत या उनके कंट्रोल में काम करते रहते थे। जैसे ही मुख्य शासक कमजोर पड़ता था या सामंत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता था, मतलब जब शक्ति का संतुलन बिगड़ जाता था, शक्ति संतुलन ट्रांसफर हो जाता था सामंतों की तरफ, तो यह सामंत खुद को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित कर देते थे, जैसे चामुंडा राज ने किया। बाद में क्या हुआ होगा कि जो परमार शाखा है यह ज्यादा ताकतवर हो गई होगी, उससे जो बाद के सामंत हैं वह थोड़ा कमजोर पड़े होंगे। और फिर हम देखते हैं कि 3 दशक के बाद एक नया शासक उभर कर आता है जिसका नाम है शूरपाल। तो यह कैसे उभरा होगा, अब सामंत व्यवस्था यहाँ ताकतवर हो गई होगी। तो इस तरह से क्रम चलता रहेगा और नए नए वंश उदित होते रहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो वागध परमार का शासक है, मतलब परमार वंश का सामंत था, इस सामंत को एक गैर परमार शासक हटा देता है और एक नई शासन व्यवस्था को स्थापित करता है। और उसके बाद हम देखते हैं 1179 के आसपास इस वागध क्षेत्र में एक गुहिल राजा का शासन स्थापित होता है। तो आप देखिए कैसे शासन व्यवस्था परिवर्तित हो रही है। इसीलिए जब आप राजपूत वंश को पढ़ेंगे या इनके साम्राज्यिक विस्तार के विषय में पढ़ेंगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे समय अंतराल पर इनके शासक बदलते रहेंगे, इनके क्षेत्रों के अधिकारी बदलते रहेंगे, जिससे हमको बहुत कंफ्यूजन होगा कि कब किसका शासन क्षेत्र क्या है। तो इसीलिए आप डिटेल से इसको समझ लीजिए, कैसे इनकी शासन व्यवस्था परिवर्तित हो रही है, कैसे इनकी सामंती व्यवस्था है, कैसी इनकी राजनीतिक नियंत्रण करने की व्यवस्था है। उससे आप समझ पाएंगे कि किस तरह से इनके शासक चेंज हो रहे हैं और आपको आसानी होगी आने वाले वीडियोस को समझने के लिए या आने वाले जो तथ्य हैं उन तथ्यों को समझने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि गुहिल शाखा उदित हो रही है और जो आपके ये गुहिल राजा है यह महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण कर रहे हैं, मतलब ज्यादा स्वतंत्र है यह। अब देखिए जो एक शाखा है वागध शाखा, परमारों की शाखा, यह कुछ हद तक हमको कंट्रोल में दिखेगी परमारों के, लेकिन जब गुहिल शाखा स्थापित होगी इसी क्षेत्र में तो वह ज्यादा स्वतंत्र होगी और खुद को एक महाराजा धीराज के रूप में स्थापित करेगी। और इसके साथ हम यह भी देखते हैं कि जो ये स्वतंत्र शासक हैं यह मदद लेते हैं आस पड़ोस के शक्तिशाली साम्राज्यों से। जैसे जो आपके गुहिल हैं इन्होंने चालुक्यों की सहायता ली। तो इससे हम यह समझ पा रहे हैं कि जो बड़ी शक्तियां थी वह अपनी प्रतिद्वंदी शक्तियों को कमजोर करने के लिए इस बात को प्रोत्साहन देती थी कि वहां नए सामंत उभर कर आए
या जो एक बड़ी केंद्रीकृत शक्ति है वह शक्ति कमजोर पड़े। तो चालुक्य देखिए मदद कर रहे हैं किसकी? गुहिल के राजाओं की। तो इससे हम समझ पा रहे हैं कि कैसे जो एक शाखा का उदय हो रहा है वह किस प्रकार से हो रहा है। इसमें आपको तथ्य याद नहीं करने हैं, आपको विचारधारा को समझना है कि कैसे नई शाखा का उदय होगा, कैसे सामंत पहले कंट्रोल में रहेंगे, जब मौका मिलेगा वह स्वतंत्र खुद को घोषित कर देंगे, कैसे जो आस पड़ोस के राजा हैं या आस पड़ोस के जो वंश है वह मदद करेंगे, जिससे नई शाखाओं का जन्म होगा। तो एक विचारधारा के रूप में आप इसको पूरा समझ के रखिए। तो इस वीडियो में हमने समझ लिया कि कैसे नए नए वंश उदित हुए, उनके विषय में बहुत छोटी छोटी जो जानकारियां हैं, बहुत बेसिक जानकारी जो है वह हमने प्राप्त कर ली है। आने वाले वीडियोस में हम काफी डिटेल से एक एक वंश को देखेंगे। चाहमानों को हम बहुत डिटेल से देखेंगे, चालुक्यों को देखेंगे, परमार शासकों को देखेंगे। इन सब के विषय में बहुत डिटेल से हम देखेंगे। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।